मिथ ऑफ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। ये चैनल मिथकों और ऐतिहासिक वास्तविकता के बीच के अंतर को समझाने के लिए बनाया गया है। यहाँ प्रस्तुत सभी सामग्री ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक प्रमाणों और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। हम सभी धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों का सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता और तार्किक सोच को बढ़ावा देना है। मिथ ऑफ हिस्ट्री, कहानियों के पीछे की सच्चाई जानिए। अक्सर ना जब हम किसी सुपर हीरो की कहानी सुनते हैं तो शुरुआत किसी ऐसी जादुई घटना से होती है जो रातों रात उस किरदार को एकदम अजेय बना देती है। कोई हाईटेक सूट मिल गया, हाँ, या किसी रेडियो एक्टिव मकड़ी ने काट लिया जिससे सारी कमजोरियां बस पल भर में खत्म हो गईं। लेकिन असल जिंदगी में या यूं कहें कि जीव विज्ञान में ऐसे अचानक मिलने वाले कोई अपग्रेड नहीं होते। प्रकृति के नियम ना बहुत क्रूर हैं। बिल्कुल। अगर कोई जीव शारीरिक रूप से कमजोर है तो इवोल्यूशन के सिद्धांत के हिसाब से उसे बस किसी बड़े शिकारी का भोजन बन जाना चाहिए। और इसीलिए चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो शायद इतिहास की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरी है। मतलब पूरे 70 लाख साल के मानव विकास का सफर। 70 लाख साल। जब हम अपने उन शुरुआती पूर्वजों को देखते हैं तो एक ऐसा जीव सामने आता है जो हर मायने में बहुत कमजोर था। हाँ, मतलब शिकार करने के लिए ना तो शेर जैसे तेज दांत थे उनके पास। सही कहा। न सुरक्षा के लिए गैंडे जैसी मोटी चमड़ी थी और न ही भागने के लिए चीते जैसी रफ्तार। तो देखा जाए तो उस समय के उन खतरनाक अफ्रीकी जंगलों में हमारे पूर्वजों के पास जिंदा बचने का कोई तार्किक कारण था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। मतलब क्या ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं है कि हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है यानी हमारा इंसानी दिमाग, वो हमारी शारीरिक कमजोरी से ही पैदा हुई। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अगर हमारे पास जन्म से ही तेज पंजे या बड़े दांत होते तो शायद हमें कभी अपने दिमाग का इस हद तक इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम बस एक और आम जानवर बनकर रह जाते। और ये विरोधाभास ही ना इवोल्यूशन का सबसे दिलचस्प पहलू है, क्योंकि विकास कभी भी आराम या सुविधा की स्थिति में नहीं होता। ये हमेशा एक भयानक दबाव और मजबूरी का नतीजा होता है। तो वो मजबूरी क्या थी? आज से करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका का जो पर्यावरण था वो एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा था। जलवायु परिवर्तन के कारण घने जंगल तेजी से कम हो रहे थे। अच्छा। और उनकी जगह खुले घास के मैदान, जिन्हें हम सवाना कहते हैं, वो ले रहे थे। तो जिन पेड़ों पर हमारे पूर्वज सुरक्षित रहते थे, जहां उन्हें आसानी से फल मिलते थे, वो घर ही छिन रहा था उनका। ठीक यही हुआ। पेड़ों के गायब होने का सीधा सा मतलब था कि उन्हें भोजन की तलाश में जमीन पर उतरना पड़ा। जमीन पर आने का मतलब तो सीधा उन शिकारियों के इलाके में घुसना हो गया ना, जो उनसे कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर थे। बिल्कुल। और सर्वाइवल की इस नई लड़ाई में जो पहला बड़ा बदलाव हुआ, उसके बारे में हमें साल 2001 में पता चला। वो चार्ड वाली खोपड़ी? हाँ, अफ्रीका की चार्ड में मिली एक बेहद अहम खोपड़ी। ये साहेलैंथ्रोपस चार्डेंसिस की खोपड़ी थी जो करीब 70 लाख साल पुरानी है। तो क्या इसका दिमाग बड़ा था? नहीं। इस खोपड़ी के अध्ययन से जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो इसका दिमाग था ही नहीं। इसका दिमाग तो किसी सामान्य चिंपैंजी जितना ही छोटा था। फिर खास बात क्या थी? असली कहानी इस खोपड़ी के निचले हिस्से में थी, जहां रीढ़ की हड्डी जुड़ती है। इसकी संरचना से पता चला कि ये जीव चारों पैरों पर रेंगने के बजाय संभवतः 2 पैरों पर सीधा चलना शुरू कर चुका था। ओहो, मतलब जो लोग मानव इतिहास को करीब से नहीं जानते, उनके लिए मैं यहाँ एक दृश्य की कल्पना करना चाहूंगा। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी वीडियो गेम में कैरेक्टर को अचानक विजन का या देखने की क्षमता का एक नया अपग्रेड मिल गया हो। एक अच्छी एनालॉजी है। लंबी और घनी घास वाले मैदान है, दूर कहीं कोई खूंखार शिकारी जानवर छिपा है और इतिहास में पहली बार
कोई प्राणी चारों पैरों पर चलने के बजाय सीधा खड़ा होकर लंबी घास के ऊपर से खतरे को दूर से भांपने की कोशिश कर रहा है। हाँ, विजन वाला ये नजरिया अपनी जगह बिल्कुल सही है। दूर तक देख पाना वाकई एक बड़ा फायदा था। लेकिन जैविक दृष्टिकोण से देखें तो सीधे खड़े होने का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ दूर तक देखना नहीं था। तो फिर क्या था? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका असली मैकेनिज्म कुछ और ही था। दो पैरों पर चलने का मतलब था कि अचानक से शरीर के आगे के दो अंग, यानी हमारे हाथ? बिल्कुल हाथ, वो चलने के काम से पूरी तरह आजाद हो गए। हाथों का फ्री होना, ये सुनने में तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसका असर बहुत गहरा रहा होगा। अरे ये पूरी मानव जाति के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। जब हाथ चलने की जिम्मेदारी से मुक्त हुए ना, तो शरीर की बहुत सारी ऊर्जा बचने लगी। हाँ, मेक सेंस। और सबसे अहम बात, उन फ्री हाथों का इस्तेमाल नई चीजों के लिए होने लगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दौर तक आते आते, जिसमें मशहूर जीवाश्म लूसी शामिल है, ये बदलाव एकदम साफ दिखने लगे थे। ये पूरी तरह इंसान नहीं थे, लेकिन अब वे पेड़ों पर रहने वाले बंदर भी नहीं थे। सही कहा। तो हाथों के फ्री होने से असल में जमीनी स्तर पर क्या बदल रहा था उनकी जिंदगी में? बहुत कुछ बदल रहा था। फ्री हाथों से वो दूर तक खाना ले जा सकते थे। मतलब मान लीजिए किसी को एक फलदार पेड़ मिला, हाँ, तो वो सिर्फ वहीं खड़े होकर खाने के बजाय फलों को अपने हाथों में भरकर अपने समूह तक, अपनी फैमिली तक ला सकता था। अरे वाह। इसके अलावा खतरे के समय वे अपने बच्चों को हाथों में सुरक्षित उठाकर तेजी से भाग सकते थे। इससे बच्चों के जीवित रहने की दर काफी बढ़ गई। और यहीं से हम अगले बड़े कदम की ओर बढ़ते हैं। फ्री हाथों ने एक नए प्रयोग को जन्म दिया, मतलब बुद्धि और तकनीक का तालमेल। बिल्कुल, होमो हैबिलिस का दौर। हाँ, जो हमें करीब 24 लाख साल पहले ले जाता है। हैंडीमैन यानी हाथों का हुनरमंद इस्तेमाल करने वाला, ये पहली प्रजाति थी जिसने व्यवस्थित रूप से पत्थरों के औजार बनाए। और पत्थरों के औजार बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम ध्यान से समझें तो ये महज दो पत्थरों को आपस में टकराना नहीं है। तो क्या है? इसके लिए एक गहरी योजना की जरूरत होती है। औजार बनाने वाले को पहले से अपने दिमाग में ये कल्पना करनी पड़ती है कि वो पत्थर को किस कोण से मारेगा। एंगल सोचना पड़ता है। हाँ, और कैसा किनारा टूटेगा, कितनी तेज धार बनेगी। ये कार्य और कारण यानी कॉज एंड इफेक्ट को समझने की एक बहुत जटिल मानसिक प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, औजार तो बन गए, पर इन औजारों ने हमारे दिमाग के आकार को कैसे बढ़ाया? अक्सर ये कहा जाता है कि औजारों के इस्तेमाल से इंसान ज्यादा स्मार्ट हुआ, लेकिन यार इसके पीछे की बायोलॉजी क्या है? इसे एक थ्योरी से समझा जा सकता है जिसे एक्सपेंसिव टिश्यू हाइपोथेसिस कहते हैं। अच्छा। दिमाग ना शरीर का बहुत अधिक ऊर्जा सोखने वाला अंग है। इसे चलाने के लिए भारी मात्रा में कैलोरी चाहिए होती है। बिल्कुल। औजारों के आने से पहले हमारे पूर्वज जो मांस खाते थे, वो मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा छोड़ी गई हड्डियों पर लगा बचा खुचा हिस्सा होता था। मतलब वो स्कैवेंजर्स थे। हाँ, लेकिन अब पत्थरों के औजारों की मदद से वे उन मोटी हड्डियों को तोड़कर उसके अंदर का बोन मैरो निकाल सकते थे। ओहो, बोन मैरो? हाँ, बोन मैरो फैट और कैलोरीज से भरपूर एक हाई एनर्जी फूड है। इस अतिरिक्त ऊर्जा ने ही उनके शरीरों को एक बड़ा दिमाग विकसित करने और उसे पोषित करने की आजादी दी। यार ये तो कमाल का बायोलॉजिकल फीडबैक लूप बन गया। मतलब औजार बनाए, उससे बेहतर खाना मिला, जिससे दिमाग बड़ा हुआ, और फिर उस बड़े दिमाग ने और बेहतर औजार बनाए। बिल्कुल, एकदम सही समझे। और इसी लूप ने होमो इरेक्टस को जन्म दिया। ये तो विकास के असली गेम चेंजर्स थे। ये पहले इंसान थे जिन्होंने अफ्रीका की सीमाएं लांघी। हाँ, इरेक्टस के बारे में दो बातें बहुत प्रमुखता से सामने आती हैं। एक तो है पर्सिस्टेंस हंटिंग और दूसरा आग पर काबू पाना। पर्सिस्टेंस हंटिंग तो इंसानी शरीर की सबसे अद्भुत क्षमताओं में से एक लगती है मुझे, है ना? इसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे श्रोताओं के लिए मैं एक चित्र खींचना चाहूंगा। कल्पना कीजिए कि चिलचिलाती धूप है, खुले मैदान में कुछ इंसान एक तेज दौड़ने वाले जानवर का पीछा कर रहे हैं। उनके पास कोई दूर तक मार करने वाला हथियार नहीं है, वे उस जानवर से तेज दौड़ भी नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज है जो उस जानवर के पास नहीं है, स्टेमिना। वे लगातार घंटों तक उस जानवर का पीछा करते रहते हैं, जब तक कि वो जानवर हाफ कर ओवरहीट होकर खुद ही जमीन पर ना गिर पड़े। और इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का विज्ञान हमारी पसीने की ग्रंथियों में यानी स्वेट ग्लैंड्स में छिपा है। वो कैसे? देखिए, ज्यादातर जानवरों के शरीर पर घने बाल होते हैं और वे पसीना नहीं बहा सकते। शरीर का तापमान कम करने के लिए उन्हें रुककर हांफना पड़ता है, जैसे कुत्ते करते हैं। हाँ, पैंटिंग। लेकिन
इंसानों के शरीर से बाल कम हो गए थे और पूरे शरीर पर पसीने की ग्रंथियां विकसित हो गई थी। अच्छा, तो हम दौड़ते हुए भी ठंडे रह सकते थे। बिल्कुल, इसका मतलब था कि इंसान दौड़ते हुए भी अपने शरीर को ठंडा रख सकता था। वाह। होमो इरेक्टस ने जीव विज्ञान की इस खासियत को अपना सबसे घातक हथियार बना लिया। क्या बात है। और फिर आता है आग का आविष्कार। आग के बारे में सोचते ही सबसे पहले खाना पकाना या कड़ाके की सर्दी से बचना ही याद आता है, या फिर शायद जंगली जानवरों को दूर रखने में आग ने मदद की होगी। लेकिन मुझे लगता है आग का असली प्रभाव शायद इससे कहीं ज्यादा गहरा था। हाँ, आप सही कह रहे हैं। खाने को पकाने की शुरुआत ने हमारे शरीर के अंदर की पूरी संरचना ही बदल दी। संरचना बदल दी मतलब? कच्चा मांस या कंद मूल चबाने और पचाने में बहुत ऊर्जा और समय लगता है। चिंपैंजी आज भी अपना आधा दिन सिर्फ खाना चबाने में बिता देते हैं। अरे बाप रे। जब इरेक्टस ने खाने को आग पर पकाना शुरू किया तो वे असल में खाने को शरीर के बाहर ही प्री डाइजेस्ट कर रहे थे। अच्छा, तो पचाने का काम बाहर ही शुरू हो गया। बिल्कुल, पके हुए खाने को पचाना आसान था, जिससे हमारी आंतों का यानी गट का आकार छोटा होने लगा। जो ऊर्जा पहले बड़ी आंतों को चलाने में खर्च होती थी, वो अब हमारे बढ़ते हुए दिमाग को मिलने लगी। तो यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। अगर हम आग के सामाजिक पहलू की बात करें, तो दिन भर के संघर्ष के बाद जब रात में घना अंधेरा होता था, तो आग के आसपास बैठने से कुछ जादुई हुआ होगा। बिल्कुल। सोचिए, उस आग की रोशनी और गर्मी ने सिर्फ खाना ही नहीं पकाया, बल्कि पहली बार इंसानों को एक जगह टिककर बैठने का मौका दिया। क्या यह संभव नहीं है कि कैंप फायर के आसपास ही इंसानों की पहली कहानियां बुनी गई हों? ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। आग ने ना दिन की लंबाई बढ़ा दी। हाँ। अंधेरा होने के बाद अब सोने के अलावा भी कुछ किया जा सकता था। जब समूह के लोग आग के घेरे में बैठते थे तो एक दूसरे के चेहरे देख सकते थे, हाव भाव समझ सकते थे और बात कर सकते थे। हाँ, इसी सामाजिक जुड़ाव ने संवाद को बढ़ावा दिया। यहीं से कम्युनिटी और समाज की गहरी नींव पड़ी। और जब हम कम्युनिटी और समाज की बात करते हैं, तो जाहिर है इसके बाद जटिल भावनाओं का भी विकास हुआ होगा। बिल्कुल। ये हमें हमारे विकास के एक और दिलचस्प पड़ाव पर ले आता है, होमो हाइडेलबर्जेंसिस। आज से करीब 6 लाख साल पहले ये पूर्वज उभरे, जिन्हें निएंडरथाल और मॉडर्न इंसान दोनों का पूर्वज माना जाता है। ये लकड़ी के बड़े भालों से घोड़े और गैंडे जैसे विशाल जानवरों का शिकार करते थे। और आप खुद सोचिए, बड़े जानवरों का इतने नजदीक से शिकार करना बिना किसी ठोस रणनीति, टीम वर्क और एक दूसरे पर गहरे भरोसे के तो एकदम असंभव था। सही बात है। ये कोई ऐसा काम नहीं था जो कोई अकेला इंसान कर सके। लेकिन इन जीवाश्मों से जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है, वो है सहानुभूति या एम्पैथी। ऐसे सबूत मिले हैं कि होमो हाइडेलबर्जेंसिस अपने उन साथियों की देखभाल करते थे जो बुरी तरह घायल हो जाते थे या जिनके दांत गिर चुके होते थे। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प खोज है। अब यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। हमेशा से हमने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत सुना है, जिसके तहत आदि मानवों को अक्सर क्रूर और स्वार्थी दिखाया जाता है। एक ऐसे माहौल में जहाँ खाना मुश्किल से मिलता हो, एक घायल या कमजोर व्यक्ति की देखभाल करना तो पूरे समूह के लिए नुकसानदायक होना चाहिए था ना? ये बहुत आम गलतफहमी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब हमेशा सबसे क्रूर या सबसे ताकतवर होना है। इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो कोरोना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली सर्वाइवल टूल थी। सर्वाइवल टूल? वो कैसे? इसे इस तरह से देखिए, अगर कोई समूह अपने किसी अनुभवी शिकारी की देखभाल करता है जिसकी हड्डी टूट गई है, तो कुछ हफ्तों बाद वो ठीक होकर वापस शिकार कर सकता है। एक इन्वेस्टमेंट की तरह। बिल्कुल। या मान लीजिए किसी बुजुर्ग के दांत गिर गए हैं, लेकिन उसके पास ये जान है कि सूखे के समय पानी कहाँ मिलेगा। हाँ, जानकारी है उसके पास। क्योंकि उसका दिमाग और उसका अनुभव उसकी शारीरिक कमजोरी से कहीं ज्यादा कीमती है। तो मतलब भावनाएं समूह को एकजुट रखती थी और एक एकजुट समूह किसी भी प्राकृतिक खतरे का सामना बेहतर तरीके से कर सकता था। सही कहा। ये बात तो निएंडरथल्स के मामले में और भी पुख्ता हो जाती है। वे आइस एज के दौरान यूरोप के भयानक ठंडे माहौल में रहते थे। उनका शरीर मजबूत था और मजे की बात तो ये है कि उनका दिमाग मॉडर्न इंसानों से भी बड़ा था। हाँ, निएंडरथल्स को ना अक्सर फिल्मों या लोकप्रिय संस्कृति में जंगली या कम बुद्धि वाले जीवों के रूप में दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से गलत है। वे अत्यधिक विकसित प्रजाति थे। बिल्कुल। उन्होंने अपने माहौल के हिसाब से खुद को बेहतरीन तरीके से ढाला था। और उनमें आध्यात्मिकता के भी सबूत मिलते हैं। वे मृतकों को दफनाते थे और कब्रों पर फूल रखते थे। मृतकों के साथ फूल रखना
मतलब ये साबित करता है कि वे जीवन और मृत्यु के अर्थ पर विचार कर रहे थे। उनमें दुख महसूस करने और शोक मनाने की क्षमता थी। बिल्कुल, किसी को फूल के साथ दफनाना इस बात का प्रमाण है कि वो सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके पास एक जटिल भावनात्मक जीवन भी था। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर नियांडरथल इतने मजबूत थे, उनका दिमाग हमसे बड़ा था, वे हथियार बनाना जानते थे और उनमें गहरी भावनाएं भी थी, हाँ। तो फिर आज वे कहाँ हैं? हमारी कहानी का अगला हिस्सा यही है। अंततः सिर्फ हम यानी होमो सेपियंस ही क्यों बचे? वो कौन सी चीज थी जिसने बाजी पलट दी? यहीं पर होमो सेपियंस की कहानी बाकी सभी प्रजातियों से अलग हो जाती है। शारीरिक रूप से हम नियांडरथल्स जितने ताकतवर नहीं थे। हाँ, ये तो हमने बात की। ठंड बर्दाश्त करने में भी हम उनसे कमजोर थे, लेकिन होमो सेपियंस के पास एक ऐसी अद्वितीय शक्ति विकसित हुई जिसने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। और वो क्या थी? मुकाबले बहुत सॉफ्ट स्किल लगती है यार। एक बड़ा दिमाग और मजबूत शरीर होने के बावजूद नियांडरथल्स हार गए और हमारी कल्पना ने हमें बचा लिया। ये कैसे हुआ? इसे ऐसे समझते हैं, एक नियांडरथल या एक चिंपैंजी सिर्फ उसी पर भरोसा कर सकता है जिसे वो व्यक्तिगत रूप से जानता हो। अच्छा, इसलिए वो छोटे छोटे समूहों में ही काम कर सकते थे, शायद 50 या 100 लोग। उससे ज्यादा होने पर उनके बीच तनाव पैदा हो जाता था। तो हम अलग कैसे थे? होमो सेपियंस ने ऐसे विचार गढ़ने शुरू किए जो भौतिक दुनिया में मौजूद ही नहीं थे। अगर मैं इसे आज के संदर्भ में देखूं, तो ये कुछ वैसा ही है जैसा आज इंटरनेट काम करता है। बिल्कुल। इंटरनेट लाखों अजनबियों को जोड़ता है जो एक दूसरे से कभी नहीं मिले, फिर भी वे एक नेटवर्क का हिस्सा हैं। तो क्या उस दौर में कहानियों और कल्पना ने इंटरनेट का काम किया? ये एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। इंटरनेट की ही तरह कल्पना ने एक शेयर्ड नेटवर्क बनाया। होमो सेपियंस ने अदृश्य चीजों पर विश्वास करना शुरू किया। अदृश्य चीजें? जैसे कि कोई अदृश्य देवता, किसी कबीले की उत्पत्ति की कोई जादुई कहानी, या बाद में राष्ट्र और पैसा। सही बात है। पैसा असल में क्या है? कागज का एक टुकड़ा जिसका मूल्य सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम सब ने मिलकर एक काल्पनिक कहानी पर विश्वास किया हुआ है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। इस शेयर्ड बिलीफ या साझी आस्था के कारण हजारों होमो सेपियंस जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, वे भी एक साथ मिलकर शिकार कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे और लड़ सकते थे। और इस संज्ञानात्मक उड़ान का सबसे पहला ठोस सबूत हमें गुफाओं की चित्रकारी में यानी केव आर्ट में मिलता है। बिल्कुल। जब कोई आदि मानव किसी गुफा के गहरे अंधेरे में आग की रोशनी में किसी ऐसे जानवर का चित्र बना रहा था जिसे उसने कभी नहीं देखा, या कोई आधा इंसान और आधा जानवर वाला रूप गढ़ रहा था, तो वो सिर्फ कला नहीं थी। नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा थी। वो मानव चेतना का जन्म प्रमाण पत्र था। इंसान पहली बार दुनिया को सिर्फ वैसा नहीं देख रहे थे जैसी वो थी, बल्कि वैसा देख रहे थे जैसी वो हो सकती थी। और इस बड़े पैमाने पर सहयोग करने की क्षमता के सामने नियांडरथल्स टिक नहीं पाए। जब संसाधनों की कमी हुई तो होमो सेपियंस के बड़े और संगठित नेटवर्क ने छोटे छोटे समूहों में बटे नियांडरथल्स को पीछे छोड़ दिया। इसी कल्पना ने आगे चलकर सभ्यताओं को जन्म दिया। हमने खेती शुरू की, शहर बसाए और साम्राज्य खड़े किए। 70 लाख साल की ये यात्रा वाकई दिमाग को झकझोर देने वाली है। जंगल में छुपकर रहने वाले एक छोटे से जीव से लेकर आज की आधुनिक सभ्यता तक का सफर। बिल्कुल, एक बहुत लंबा सफर। आज हम अंतरिक्ष में रॉकेट भेज रहे हैं, बीमारियों का इलाज खोज रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस हाईटेक दुनिया के बीच हमारे अंदर आज भी वही प्राचीन शिकारी जिंदा है। ये समझना बहुत जरूरी है। जैविक रूप से हमारा दिमाग आज भी उसी अफ्रीकी सवाना के लिए प्रोग्राम्ड है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हमारी आज की चिंताएं, हमारा तनाव, समूह में शामिल होने की हमारी गहरी इच्छा, ये सब उसी प्राचीन सर्वाइवल मैकेनिज्म का हिस्सा हैं। इस पूरी विकास यात्रा को जानने का मतलब सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है, बल्कि ये हमें खुद को, अपनी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को बेहतर ढंग से समझने का नजरिया देता है। बिल्कुल। जब हम अपनी कमजोरियों और ताकतों के इस इतिहास को देखते हैं तो एक बहुत ही गहरा और उत्तेजक सवाल सामने आता है, जिसके साथ मैं इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। बताइए। शुरुआत में हमने देखा कि कैसे अफ्रीका के बदलते मौसम और हमारी शारीरिक कमजोरी ने हमें होमो सेपियंस में बदल दिया। लेकिन ये विकास की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सवाल ये नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, बल्कि सवाल ये है कि हमारा अगला कदम क्या होगा। बहुत सही सवाल है। हम अपने ही पर्यावरण को तेजी से बदल रहे हैं। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अपने शरीर को तकनीक और एआई के साथ जोड़ रहे हैं और पृथ्वी से बाहर दूसरे ग्रहों पर जीवन बसाने की तैयारी कर रहे हैं।
अगर पर्यावरण के एक छोटे से बदलाव ने 70 लाख साल पहले सैहेलैंथ्रोपस को 2 पैरों पर खड़ा कर दिया था, तो आज का ये विशाल तकनीकी और कृत्रिम बदलाव हमारे शरीर और दिमाग को किस दिशा में ले जाएगा? क्या आने वाले कुछ हजार या लाख सालों में हम अपनी ही बनाई इस तकनीक के कारण खुद एक बिल्कुल नई मानव प्रजाति में विकसित हो जाएंगे? क्या होमो सेपियंस कहानी का अंत है या महज एक नया अध्याय? हमारे सभी श्रोताओं के लिए ये एक ऐसा विचार है जिस पर हर किसी को गहराई से सोचना चाहिए। इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और अपनी कल्पना की शक्ति को हमेशा जिंदा रखिए। तो ये थे उस कहानी के पीछे की सच्चाई। मिथ ऑफ हिस्ट्री पर हमारा प्रयास है मिथकों और इतिहास के बीच के अंतर को समझाना और आपको प्रमाणों पर आधारित जानकारी देना। अगर आपको ऐसे ही विज्ञान और इतिहास की सच्ची कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं कहानियाँ नहीं, उनके पीछे का सच। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। मिथ ऑफ हिस्ट्री यानी कहानियों के पीछे की सच्चाई। From this we are the new God. Let this inspire our shared future.